आरबीआई ने जो रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करी है, उस कारण से रेपो रेट अब 5.4 से बढ़कर 5.9 पर हो गया है। रेपो रेट होता है जिस रेट पर बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं। तो बैंकों को जब यह पैसा महंगा मिलेगा तो लाजमी बात है कि आगे जो लोग लोन्स लेते हैं, हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन्स हैं, कंज्यूमर लोन्स हैं, बिजनेस लोन्स हैं, जितने भी किस्म के बैंक्स लोन देते हैं वो लोगों के लिए महंगे हो जाने वाले हैं। तो आम आदमी पर जहां तक सवाल है इस रेपो रेट में बदलाव का, वो ईएमआईस जो भी लोग देते हैं, जिस भी किस्म के लोन पे ईएमआईस देते हैं, उन ईएमआईस में बढ़ोतरी होती दिखेगी। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ईएमआई के अमाउंट में बढ़ोतरी नहीं करी जाती है, ज्यादातर उसका जो टेन्योर है, उसकी जो मियाद है, जो पीरियड है, उसको बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए आपने 10 साल का लोन लिया है, अब शायद आपको उसकी किस्तें 12 साल तक देनी पड़े, या जिसने 15 साल तक लिया है उसको शायद 17 या 18 साल तक इसकी किस्तें देनी पड़े। तो ईएमआई वही रहती हैं, उसकी मियाद बढ़ जाती है। कुल मिला के हम देखें तो लोगों के लिए वो लोन इस रेपो रेट के बढ़ने से महंगे होने वाले हैं। आरबीआई ने यह कदम महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यही कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस समय महंगाई से त्रस्त है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये ज्यादा सप्लाई ड्रिवन है, और आरबीआई के ब्याज दर बढ़ाने का जो टूल होता है इनके पास, ये उस इन्फ्लेशन में ज्यादा कारगर सिद्ध होता है जहां पर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन हो। पर ये क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से इन्फ्लेशन है, तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि इसका आंशिक असर होगा। पूरी तरह से शायद इसका असर ना हो, आंशिक असर जरूर होगा। सरकार द्वारा और आरबीआई द्वारा, एक समझ लीजिए गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके द्वारा जॉइंटली जो आरबीआई अपना रोल प्ले कर रहा है, सरकार अपना रोल प्ले कर रही है, दोनों संस्थाओं को मिलके जो कदम उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। इससे महंगाई कंट्रोल में आएगी। कुछ हद तक महंगाई इंपोर्टेड भी है, क्रूड ऑयल की कीमतें हो गई, एडिबल ऑयल्स हो गए, जो जिन चीजों के लिए हम बाहर पर निर्भर हैं, उनकी कीमतें जब घटेंगी तो महंगाई कंट्रोल में आएगी। पर हां, भारत की बात करें तो आरबीआई और सरकार के ज्वाइंट एफर्ट से महंगाई कंट्रोल में आ सकती है। इसका आंशिक असर आरबीआई के इंटरेस्ट रेट हाइक का मुझे दिखाई देता है। जी हां, ईएमआई महंगी होने वाली है। हाउसिंग लोन पर, कंज्यूमर लोन पर, व्हीकल लोन पर, बिजनेस लोन पर आप मान के चलिए कि अगर 7% या 8% पे लोन लिया हुआ है तो वो आपको 8.5 मिलने वाला है। अगर हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट करके देखें तो मान लीजिए किसी की ईएमआई 10 साल के, हालांकि निर्भर करता है कि कितने टेन्योर का लोन है, कितने पीरियड का है और कितने अमाउंट का है, उस पर निर्भर करता है। पर मोटा मोटा हम समझे एक 20 लाख लोन पे अगर मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए की किस्त जा रही है और लोन आपका 10 साल का है, तो उससे करीब करीब इस रेपो रेट हाइक से करीब करीब 1000 से 1500 रुपए का फर्क पड़ेगा। ये निर्भर इस पर करेगा कि किस रेट पे लोन लिया हुआ था, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, पर मोटा मोटा 1000 से 1500 रुपए का फर्क पड़ने वाला है इस ईएमआई हाइक से। और हम ये ना भूलें कि अब तक आरबीआई 1.9% की पूरी रेपो रेट में बढ़ोतरी कर चुका है, जो अब 5.9 आ चुकी है, जो कि 4 थी कोविड के दौरान। तो ईएमआई पे बहुत बड़ा फर्क पहले से ही पड़ चुका है और इस 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से और फर्क पड़ने वाला है। करीब करीब 98% एक्सपर्ट्स दुनिया भर में, मैं भी उन्हीं में हूं, मानते हैं कि दुनिया में मंदी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और यह जल्द इस साल का आखिर हो सकता है, यानी कि 2022 का आखिर, और 2023 पूरा का पूरा हो सकता है यह विश्व मंदी की चपेट में आ जाए। और इसका कारण है कि ब्याज की दरें दुनिया भर में जो बढ़ाई जा रही है, खासकर अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पर बेतहाशा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर हम सैद्धांतिक रूप से इसको समझें तो जब जब ब्याज बढ़ाया जाता है, जब जब पैसा महंगा हो जाता है, तो जो ग्रोथ है, जो विकास की दर है, वो नीचे आती है। और ये इस कदर बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई की दर 8% से ऊपर बनी हुई है, आगे भी बढ़ाए जाने की आशंका है। तो अगर ये सिलसिला निरंतर चलता रहा तो दुनिया भर का मंदी में सरक जाना या रिसेशन आ जाना बिल्कुल इमिनेंट लगता है। और कुछ हिस्सा तो दुनिया का मंदी में आ भी चुका है। अमेरिका की स्वयं हम बात करें
तो पहले हाफ में उनकी जो विकास की दर है वो नेगेटिव में आई है। तो 2023 मुझे आर्थिक दृष्टि से पूरी दुनिया के लिए एक बहुत कठिन वर्ष नजर आता है। महंगाई को लगाम में लाने के लिए आरबीआई और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों इन टैंडम अंग्रेजी में बोलते हैं, काम कर रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और वैट राज्य सरकारों ने घटाए, एक से ज्यादा बार ये हुआ। एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट को स्मूदन किया गया, उस पर कस्टम ड्यूटी कम की गई। फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया, उसको रेगुलेट किया गया जिससे यहां शॉर्टेज ना हो जाए, कीमतें ना बढ़े। सप्लाई चेन्स में जो दिक्कतें थी उनको रिजॉल्व करा गया। बहुत सारे कदम पिछले कुछ महीने में सरकार ने और आरबीआई ने उठाए हैं। आरबीआई ने, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर है, तो आरबीआई के हाथ में यही टूल है कि वो ब्याज की दरें बढ़ा सकता है लिक्विडिटी कम करने के लिए, ब्याज पैसे को महंगा करने के लिए, पैसे की सप्लाई को कम करने के लिए, जिस कारण से महंगाई होती है। तो दोनों संस्थाओं ने मिलकर कदम उठाए हैं। इस कारण से अभी भी महंगाई, हालांकि जो टॉलरेबल लिमिट है उससे बाहर है, 6% की आरबीआई की लिमिट उससे बाहर है, पर बाकी देशों के मुकाबले हम देखें तो हमारी इकोनॉमी अभी भी बहुत रेजिलियंट है। उन देशों के मुकाबले हमारी हालत बहुत अच्छी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो बाकी के 6 महीने हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें महंगाई की दर 7% से घटकर 6% आ जाएगी, सब्जेक्ट टू कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स सब ठीक ठाक चलते रहे।